क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं, यानी कि एक्स की हमेशा दो वैल्यूज़ आती हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो क्या हो गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब सुनिए कर सकते हो कैसे भी। तो -2√6x है, इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो -2√6 के बराबर आ जाए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस का 6 के बराबर आए। तो इसमें ऐसा है कि मैं ना इसको ऐसे स्प्लिट करूँगा कि -1√6x और +2 = 0। कुछ चेक कर लीजिए, -1√6 -1√6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6, और -1√6 को -1√6 में ही अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, क्योंकि मुझे 3 2 प्लस का 6 चाहिए था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैं पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, और तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, वो देखना है। तो जैसे 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो √6 है, √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू एक्स, ये हो गया। अब इससे क्या समझ में आता है कि मुझे एक तो √3 और एक x, √3 और एक x ये कॉमन आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये, इसी तरह से इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। √6 को यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, √2 इंटू √3 इंटू एक्स, प्लस ये जो 2 है इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 = 0। तो पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें √3 और x कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन लेंगे तो ये हो गया √3x, ये हमने कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा, देखो एक √3 निकाल लिया, लेकिन एक √3 तो बचा ना अभी, और एक x निकाल लिया x स्क्वायर में से, तो एक x बचा। देखो ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने √6 को √2 इंटू √3 क्यों लिखा है। क्या होता है कि अगर √AB है ना, तो √AB को √A मल्टीप्लाइड बाई √B ऐसा लिखा जा सकता है। √AB = √A इंटू √B ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसे ही अगर 2 है तो 2 को √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से √3 और x कॉमन ले लिया तो इधर एक √3 बचा और एक x बचा, तो √3x माइनस √3x यहाँ से लिया तो क्या बचा, √2, तो √3x माइनस √2। ऐसे ही इस टर्म में और इस टर्म में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, √2x नहीं, x तो है, तो √2 कॉमन लेंगे, लेकिन पहला टर्म √3x चाहिए, तो अगर सिर्फ √2 कॉमन लिया तो बात नहीं बनेगी, -√3 आ जाएगा, तो माइनस भी लेंगे साथ में, -√2, ठीक है, माइनस √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, √3x माइनस का √2, क्योंकि एक √2 बाहर ले लिया है और एक √2 बचा, माइनस लिया तो ये प्लस का माइनस बन गया, √3x माइनस √2 = 0। ये हो गया। अब हाँ, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 = 0। तो दोनों सेम ही आ गई वैल्यूज, तो मैं क्या लिखूंगा, अलग अलग लिख लो फिर भी कोई बात नहीं। √3x माइनस √2 = 0, सेमीकोलन √3x माइनस √2 = 0। फिर -√2 को उधर ले जाओ तो ये क्या होगा, √3x = √2, इसी तरह से √3x = √2, फिर ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड में x = √2 अपॉन √3, सिमिलरली यहाँ पर भी x = √2 अपॉन √3, ठीक है। हम हमेशा ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करूँगा और न्यूमरेटर में भी √3 से, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते। वो भी कुछ और आएगा यार, उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, किसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो √2 को आपने ऊपर √3 से
गया। ऐसे ही जो रूट 3 है इसको आपने नीचे ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट 3 से मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम, रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। तो यहाँ से हमारा x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो गया, रूट 6। रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3, तो रूट 6 अपॉन 3, और जो दूसरा है वो भी यही सेम वैल्यू है, रूट 6 अपॉन 3। सर तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, इनको कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। हाँ जी बोलो। ये उससे नहीं हो जाएगा क्वाड्रेटिक से? क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, कोई भी जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक से भी हो जाता है और मिड टर्म स्प्लिटिंग बस से। जल्दी आएगा ना उससे आंसर। वो आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, आप ये देखो कि टेस्ट को भी दिया था, टेस्ट सैटरडे को। हाँ सैटरडे को था। हाँ सैटरडे को मैंने अपना फ़ोन कर रखा था, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था और फिर अब कब दोगे टेस्ट? परसों या कल? हाँ सैटरडे छुट्टी है। अगले संडे नहीं, फिर सैटरडे सैटरडे को, तो सैटरडे को तो शायद होली है। होली फ्राइडे की है। फ्राइडे पर आपने तीन दिन की छुट्टी बोली। सर क्या करूँ? मैंने बोला था 18, 19, 20 की रखेंगे और हाँ 19 की होली। थर्सडे को देना टेस्ट। ठीक है, यार तो दिया है। हाँ तो तुम दोबारा दोगे, इसमें तो तुम फेल हो रहे हो ना, किसने कहा? मुझे लगा ऐसा तुम्हारे। अरे यही सेम आंसर आया है मेरा। अच्छा चलो देखो, Confirm तो जैसे करा हमने था कहा इससे। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 3 है और कांस्टेंट टर्म 2 है, तो हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही करा है, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर जो बीच की टर्म होती है ना, ये मिड टर्म, इसको मिड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। देख रहे हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से। ये स्प्लिट करने के बाद इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन तो आ जाना चाहिए 6 के बराबर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आप कर रहे हैं वो आना चाहिए इस बीच वाली टर्म के बराबर। तो मैंने ये सोचा कि रूट 6 तो लेंगे दोनों में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मैंने इसको कर दिया -1 रूट 6 -1 रूट 6। तो -1 रूट 6 -1 रूट 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 6। जैसे -3 क्या हो जाता है, -6, -4 क्या हो जाता है, -8। ऐसे ही -1 रूट 6 -1 रूट 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 6। समझ गए कि नहीं, समझ गए? अगर -1x और -1x है तो ये क्या हो जाता है, -2x, क्योंकि -1 और -1 दो बार आ रहा है, तो 2 × -1x। इसी तरह से -1 रूट 6, नमस्ते सर। नमस्ते, -1 रूट 6x -1 रूट 6x, अगर ये है तो ये दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 × -1 रूट 6x मतलब माइनस का 2 रूट 6x। तो इसी चीज़ को वो करें स्प्लिट कर लिया, तो वो -1 रूट 6x -1 रूट 6x क्या बन जाएगा, -2 रूट 6x। ये हो गया क्लियर? और -1 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 रूट 6 क्या हो जाएगा, -1 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस का 6। -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 हो गया +1, रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 6 हो गया प्लस का 6। तो ये 6 आ गया, और यही मुझे चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन मुझे यही चाहिए था। तो ये हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। फिर मैं देखता हूँ कि जब हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं तो पहली और दूसरी टर्म में कुछ कॉमन लेते हैं, इसी तरह से तीसरी और चौथी टर्म में से भी कुछ कॉमन लेते हैं। वो जो 3x स्क्वायर है, इसमें जो 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। ऐसे ही जो रूट 6 है उसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √3। x यहाँ पर था पहले से, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर हमने √3 और x कॉमन ले लिया, तो इधर एक √3 बचा, और x स्क्वायर में से x निकाल लिया तो एक x बचा। ऐसे ही इधर से √3 और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, √2 विद माइनस साइन, -√2। ऐसे ही जो ये तीसरी और चौथी टर्म है, इसको कैसे लिखा, वही 1 रूट 6 को क्या लिख दिया, √2 × √3, और जो 2 है उसको लिख दिया √2 × √2। तो इधर भी √2 और इधर भी √2 कॉमन ले लिया, लेकिन माइनस साइन कॉमन इस वजह से लिया है ताकि ब्रैकेट में एग्जैक्टली यही सेम टर्म मेरे को मिल जाए, इस वजह से माइनस लिया। तो √3x -√2 इधर भी है, √3x -√2 इधर भी है, इसको कॉमन ले लिया। तो √3x -√2, जब ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ √3x बचा, यहाँ से भी ब्रैकेट निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, -√2। √3x -√2 × √3x -√2 इज इक्वल टू 0। √3x -√2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस √3x -√2 इज इक्वल टू 0।
ये करेंगे रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, तो x की वैल्यू रूट 2 बाई रूट 3, दोनों तरफ सेम आ रही है, रूट 2 बाई रूट 3, रूट 2 बाई रूट 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, इस वजह से इसके डिनोमिनेटर को भी हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को भी रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना, रैशनलाइजेशन। और रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया रूट 6 और डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, तो रूट 6 बाई 3 रूट 6 बाई 3, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन इसका। समझ गए? क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? ध्रुव, दिव्यांशी, Yes, sir. अर्णव, अमन बताइए क्लियर? यस सर। सर रूट वाला नंबर दे देना क्या नंबर दे दूँ? इसमें। हाँ हाँ सभी को दूंगा नंबर तो। नहीं उसको दे देना, मतलब उसके में कुछ करा डीएस लेके कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और तुम्हारा नंबर कैसे, मतलब पेरेंट्स 12 आएंगे, 12 आएंगे पेरेंट्स को भेजना? भेज दो ना, मैंने 12 बताए हैं, मैं भेजना आएंगे पता है। अच्छा अच्छा कैलकुलेशन दिमाग में उठा के गया था मैं। अच्छा। 2 क्वेश्चन से 8, बाकी मैं 2 नंबर दे दूँगा वर्किंग के। तो याद रखना, अगर एग्जाम जरा सा भी टफ बना ना, अगर जरा सा भी टफ बना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट वाला क्वेश्चन जरूर देंगे। रूट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ को दिमाग में रखना कि जब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो दोनों टर्म्स में, जैसे यहाँ पर रूट 6 है तो दोनों टर्म्स में रूट 6 जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अगर रूट 6 है, मान लो यहाँ रूट 3 होता तो दोनों टर्म्स में रूट 3 जरूर आता। ठीक है? ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। The altitude of a right triangle is 7 centimeter. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than is 7 centimeter less than its base. Full stop. If the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Find the other two sides. The altitude of a right triangle. अब आपको क्या करना है, मेरे को दो बाकी की 2 साइड्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ना एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ए, बी और सी। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर है इसको ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं और इसको बेस बोल देते हैं। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। लेट द बेस BC be x सेंटीमीटर, तो BC तो हो गया x सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये जो AB है ये क्या हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। 7 माइनस x नहीं होएगा, उसने कहा 7 लेस है बेस से, तो 7 माइनस आप x पढ़ो तो सही है, पढ़ो तो सही। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, ये जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस 50 सेंटीमीटर है तो 50 माइनस 7 यानी कि 43 सेंटीमीटर। तो मेरा गलत हुआ है, मैंने 7 माइनस x बना के मैं पूरा करे जा रहा था क्वेश्चन आगे आगे जाके। सभी ने यही करा होगा। हाँ मुझे लग रहा सभी ने यही करा होगा। कैसे सब लग रहा था, सब कह रहे थे ना कि हो नहीं रहा है, इसका तो हो गया, तो बाकी सबका हो गया। तो तेरी If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, बताया नहीं इसने, अब इधर देखो जरा, कम बोला, मेरा नंबर कटवा दिया। कम बोला, कितनी बार बोल चुका हूँ। अब जरा देखिए भाई, पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 40 सॉरी इसको पहले x वाले टर्म को लिखो माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इधर कर रहा हूँ आगे 2x minus 14x minus 120. अब देखिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या करा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 माइनस 169 करेंगे माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक चीज़ दिखाई देती है कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का इज इक्वल टू 0। ये 2 0 के नीचे जाके 0/2 यानी कि 0 बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर अब 7 कैसे बनेगा, क्योंकि इधर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है माइनस 60। तो 1 इंटू माइनस 60 करेंगे, क्या करेंगे 1 इंटू माइनस 60। तो 1 इंटू माइनस 60 कितना हो जाएगा माइनस 60। अब जो मिड टर्म की स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसका एडिशन चुप रहो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 7 के बराबर होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 60 के बराबर। तो क्या करूँ, अब बोलो। तो जब बोलता हूँ तब बोला करो, बीच में मत टोका करो। कितना हो गया 12 5 60। तो क्या लिखेंगे माइनस 12x प्लस का 5x। क्यों, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 करेंगे तभी माइनस 7 आएगा। अगर बीच में प्लस 7 होता तो प्लस 12 माइनस 5 करते हैं, समझ रहे हैं, ठीक। हम माइनस 12 प्लस 5 करेंगे तभी माइनस 7 आएगा और माइनस 12 इंटू 5 माइनस का 60 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 12। फिर इन दोनों में 5 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 5 12 का 60 होता है। तो प्लस का 5 कॉमन इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इधर भी, x माइनस 12 इधर भी, ले लो कॉमन। x माइनस 12 आ गया कॉमन। इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो x है एक तो आ गया 12 सेंटीमीटर, ये तो ट्रू है, और यहाँ से अगर x निकालूंगा तो ये माइनस 5 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ लिख देना बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सर नंबर दे देना इस क्वेश्चन में। नहीं, वर्किंग सही है, लास्ट का आंसर दिखाता है। कोई बात है? तो बोर्ड वाला भी दे देगा। नहीं। और कौन सा बोल रहे हो, और क्वेश्चन 3। हाँ। क्वेश्चन पूरा नहीं होगा अभी वो मैंने है बोला फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो बाकी की दोनों साइड्स कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे एक तो 12 आ गया और एक 12 माइनस 7 5 हो गई। अदर साइड क्या हो गई x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे पूरा पेपर एनसीईआरटी में से बना था। अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा ना वो एनसीईआरटी में से नहीं बना हुआ। वो तो शांति देवी वाला था ना, वो जो सुबह रहा हुआ है शांति देवी 11 साल में। शांति देवी में सुबह रहा होगा। सर एनसीईआरटी में शांति देवी लिखा है। नहीं गलत है, तुमने पढ़ा नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन 3 है। फॉर what value of n, comma, are the nth terms of two APs, for what value of n are the
nth terms of two APs 63, 65, 67. 63, 65, 67, comma, dot, dot, dot. And 3, 10, 17. 3, 10, 17, dot, dot, dot. Equal. n की किस वैल्यूज के लिए, किस वैल्यू के लिए n की, ये जो पहला AP है इसकी nth टर्म और जो दूसरा AP है इसकी nth टर्म, ये दोनों इक्वल होंगे। ये आपको बताना है, बस ये है ना। तो अब देखिएगा कि फर्स्ट AP nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP गिवन nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP is equal to nth टर्म ऑफ सेकंड AP। फर्स्ट AP की nth टर्म क्या होगी? देखिए ये है फर्स्ट टर्म हमारा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो 65 माइनस 63 करेंगे 2, 67 माइनस 65 करेंगे अगेन 2। तो अगर मैं पहले AP की बात करूँ तो पहले AP में A क्या हो गया 63 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। ये तो फर्स्ट AP का है, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड AP की बात करेंगे 7 तो फर्स्ट टर्म हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7, ठीक है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, समझ गए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समझ में आ गया? बताइए वही अमन, अर्णव, क्लियर है? हमें n निकालना है, a निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, बताइए अर्णव और अमन, क्लियर है? Yes sir, yes sir. ठीक है। इज इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो क्या पूछा, क्या गया? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। हाँ यही रुक जाओ, कॉमा लगाया है उसके बाद। हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। n की क्या वैल्यू, तो n की क्या वैल्यू मतलब n निकालना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो। आगे देखिए nth टर्म ऑफ सेकंड AP, तो सेकंड AP का nth टर्म अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना 7। 63 प्लस 2 इंटू n कितना हो गया 2n और 2 इंटू माइनस 1 हो गया -2। 3 प्लस 7 इंटू n हो गया 7n और 7 इंटू माइनस 1 हो गया -7। अब आप क्या करें, n वाली टर्म को इधर ले आओ, इधर तो हो गया 2n माइनस 7n और ये 3 माइनस 7 कितना था -4। 63 माइनस 2 कितना होगा 61 प्लस का, और उधर जाकर -62, तो -61 हो गया। 2n माइनस 7n कितना होगा -5n और -4 माइनस 61 माइनस का 65, माइनस से माइनस कट गया 5 13 जा 65। तो n की क्या वैल्यू आ गई 13, n is equal to 13। ठीक है। अच्छा और तो मतलब इसकी जो दोनों की 13 टर्म्स आएंगी वो सेम है। यस 13th टर्म हाँ। वो सेम होगी, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद 1 मिनट के लिए आप लोग जरा वेट करना, मैं ना अभी स्क्रीन पर सिलेबस एक बार दिखाऊंगा। हम लास्ट में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कर रहे थे, मैं आपसे उसी टाइम समझ लेता, कर लेता। क्या उसी टाइम समझ लेता आपसे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, किस टाइम? जब क्वेश्चन पेपर हाथ में था, समझा तो देते ही आप क्वेश्चन। तो अभी मैं स्क्रीन पर एक बार सिलेबस वेरीफाई करवा देता हूँ आपको कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें आगे करना क्या है। अच्छा मैथ्स में हमारा एक कंस्ट्रक्शन भी बचा हुआ है ना,
उसमें 3 ही क्वेश्चन है, और वही सेम क्वेश्चन पेपर में के आ रहे हैं, उठकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मतलब पेपर में वही सेम क्वेश्चन आते हैं। अच्छा कंस्ट्रक्शन में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा theoretical में। एक आया था 4 नंबर का था। 8 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आया था। मैं तो देखना है अब घूम आप लोग अभी जो ऑफलाइन बैठे हैं आप लोगों को तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, और इन लोगों के सामने एक बार स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा है ये है यूनिट मेंसुरेशन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्या है, पहला जो दे रखा है, पहला है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स। तो जो हमने इसमें अगर एनसीईआरटी अभी है तो इसमें आप क्या करें, चैप्टर नंबर 13 पर पहुंचो, और इसमें आप देखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स 13.1 आपका कंप्लीट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया भी मेंशन है फर्स्ट पॉइंट में जो सिलेबस है, और वॉल्यूम भी, तो एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। उसके बाद टॉपिक 2 देखिएगा, इसमें दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, बताइए ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए ओके ओके ओके। उसके बाद आप ये देखिएगा सेकंड टॉपिक है इसमें, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स बी टेकन। 2 से ज़्यादा सॉलिड नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि आपने एक कोन लिया, एक स्फीयर लिया और उसको मिक्स करके मेल्ट करके आपने एक सिलेंडर बना दिया, ये तो चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा सॉलिड्स वाला आपको नहीं लेना। तो 2 से ज़्यादा सॉलिड्स वाला अगर क्वेश्चन आए तो या तो मैं टोक दूंगा या आप टोक देना। हमको क्या करना है कि अगला जो है ना, इसमें 2 एक्सरसाइज तो कंप्लीट हैं, एक्सरसाइज 13.3 ना कंप्लीट करनी है, और अगर इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 2 सॉलिड्स से ज़्यादा सॉलिड्स आ जाएंगे उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो हट गया है ना, मैंने ये गुलाब जामुन वाला करवाया था लास्ट में क्वेश्चन, है ना, बस यहीं तक पहुँचे थे। ठीक है, आगे के अभी करवा देता हूँ, अच्छा कन्वर्जन जो है यानी कि 13.3 वाला जो है वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट टाइम हट गया है। हाँ, फर्स्ट टर्म वगैरह सब हट गया, फर्स्ट टर्म नहीं करना, आगे अगर ऑप्शनल दे रखा है तो वो भी नहीं करना। ऑप्शनल है इसमें देखना, हाँ ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी हटा दीजिए, वो भी नहीं करना। ऑप्शन में होता क्या है देख ही नहीं आपने, ऑप्शनल में ना मतलब थोड़े और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, तो वो इस साल है ही नहीं। और सवाल नहीं आएंगे इस साल, हाँ, तो खत्म हो फिर जाएगा। हाँ स्टैटिस्टिक्स हाँ करा देंगे, कंप्लीट ही कर देंगे, पूरा करा देंगे, स्टैटिस्टिक्स तो आपने शुरू हुआ था कोई नहीं करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पेज नंबर 248, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन 4 में है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm। ये जो बाई करके लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, बाई 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, बाई 3.5 सेंटीमीटर ये उसकी हाइट है। एल बी एच तीनों दे दिया। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस, डिप्रेशंस का मतलब जो अंदर हमने होल करा है उसको गड्ढा जो होता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो उसकी गहराई है, जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है, हाइट बोल देते हैं उसको। ये वो कौन से देखिएगा। तो है लेके देख लो, तो इसमें 13.2 का क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 4 है। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ कितना दिया है 15, 10, 3.5। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि उसमें ड्रिलिंग करके कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए जाते हैं ऐसे, 1, 2, 3 और 4 तो कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि आप अगर पेन का किसी का भी आगे वाला पोर्शन देखें तो वो कोन की शेप का है, तो इसके अंदर ऐसे पेन को रख दिया जाएगा ताकि पेन ऐसे सीधा खड़ा रहे। तो ये जो एक कॉनिकल डिप्रेशन है इसका जो डायमेंशन है वो कितना दे रखा है, जो इसका रेडियस है आर कितना गिवन है इनको, आर दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। और बेटा जो हाइट है ना, हाइट ये दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उन्होंने ये बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरे स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी है, कितनी वुड बची है। तो हम ये कहेंगे कि देखिए तो वैसे तो पूरा का पूरा जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। उसमें से हमने क्या करा कि ड्रिलिंग करके इतनी लकड़ी यहाँ से निकाली, दूसरी जगह से तीसरी और चौथी, तो 4 जगह से मैंने कॉनिकल डिप्रेशन जो है वो बाहर निकाल लिए। तो मुझे क्या करना होगा, पूरा जो क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम में से 4 कोन्स का जो वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी एस नहीं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वो सरफेस एरिया नहीं पूछ रहे, समझ गए। तो उसको रिमूव कर देना। हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ दिस पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वो भी आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। 4 कोन्स, बिल्कुल सही। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। क्यूबॉइड का पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ, ठीक है। और कोन का बताओ, कोन का वॉल्यूम 1/3 pi r square h। पीछे देख कर बता दो, 1/3 pi r square h। अभी भी नहीं मान रही हो, पहुँच गई वहाँ तक। बता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना कोन में और सिलेंडर में बड़ा आसान सा रिलेशन है कि कोन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और कोन क्या है, कोन में आप बस 1/3 और मल्टीप्लाई कर देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रहेगा। एल बी एच तो क्या हो गया 15, 10 और 3.5, 15 h कॉमन ले सकता है। मल्टीप्लाइड बाई 3.5। बेटा एच अलग अलग है, ये इसकी हाइट है और ये कोन की हाइट है, ठीक। -1/3 इंटू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि 22/7 लेना है 3.14, तो 22/7 ही लेंगे। इंटू आर क्या है 0.5 का होल स्क्वायर
1.4 का क्या करूँ, पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 7 7 2 ज़ा 14, अभी ऐसे ही छोड़ो इसको, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45 और 7 52, 52.5 इंटू 10, पॉइंट गया 525 तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कर दिए, ठीक है, 525 माइनस, अब इधर देखिए 1/3 इंटू 22, 0.5 का मतलब हो गया बेटा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 2/10, अब 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 से 22 कट गया, 11, और कितना बचा न्यूमरेटर में हमारे पास, टोटल अगर देखा जाए तो 11 और डिनोमिनेटर में 30, 525 माइनस 11/30, ठीक, मल्टीप्लाई करिए तो 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 5 ज़ा 15, 1 5 7 5 और फिर एक 0 आ गया, माइनस 11/30, 750 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 39 15,739, थ्री 10 ज़ा 30, 3 से डिवाइड करिए, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1 1 3 13, 3 4 ज़ा 12, 5 2 4 6.33 और नीचे 10 है, तो पॉइंट एक प्लेस और लेफ्ट में आ जाएगा, 524.63, बस इतना कर लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, देखना पीछे, 13.4 सही है, 523.53 कितना दे रहे हैं, 5, 523.53 ठीक है, वो थोड़ा बहुत चलता है, वो चलता है थोड़ा बहुत। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन 4, 5 सॉरी, A vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel है, vessel का मतलब क्या है, कोई भी कंटेनर है, is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Inverted cone मतलब उल्टा कौन है, आइसक्रीम कौन की शेप में हाँ जी, तो इन्होंने बोला रेडियस ऑफ इट्स टॉप कितना दे रखा है, बोलो 5 सेंटीमीटर and its height is 8 centimeter. And its height is 8 centimeter. के लिए फिर वो बोल रहे हैं it is filled with water up to the brim. Up to the brim का मतलब क्या, बिल्कुल ऊपर टॉप तक भरा हुआ है, ये उसमें एक बूंद भी पानी और नहीं आ सकता। फिर ये बोलते हैं when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter. lead का मतलब होता है कांच, shots का मतलब वो छोटी छोटी गोलियाँ, मतलब कंचे, कंचे देखे वही। when lead shots, each of which, हाँ ब्रेन बीटा में आते हैं, yes. when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमने लेड शॉट्स को डाला, लेड शॉट्स को डाला तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था ना, उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो अब आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताने हैं। तो क्या होता है कि लेड शॉट्स जब अंदर गए तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर स्पेस कितना है, इसके अंदर कितना स्पेस है वो। तो अगर लेड शॉट का वॉल्यूम, एक लेड शॉट का वॉल्यूम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो अंदर जाएगा तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का, पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको वो वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या होता है कि अगर हमने किसी भी भरे हुए कंटेनर में हमने ज़रा सा भी कोई सॉलिड डाला, तो कोई सॉलिड डालते हैं तो वो सॉलिड अंदर जाकर
अपनी जगह बनाता है और उतना ही पानी बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब लेड शॉट्स का वॉल्यूम जो वाटर फ्लो आउट करके बाहर निकल गया उसके बराबर होगा। समझ गए? समझ गए? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है कि इसके अंदर जो पानी था उसका पूरे पानी का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ कूल, तो हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर volume of water inside the cone is equal to volume of cone is equal to volume of cone। volume of cone क्या होता है? 1/3 pi r square h। 1/3 pi r square h। और क्वेश्चन पर एक बार नजर डाल लो, कहीं पाई की वैल्यू बोला तो नहीं? कुछ नहीं बोला। तो 1/3 into 22/7 हमको भी पाई रहने देना, बताऊंगा क्या पाई स्क्वायर और r कितना है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर into 8। 5 का स्क्वायर 25, 25 8 जा 200, ये हो गया 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर की। तो उस कोन के अंदर इतना ही, ये कोन का वॉल्यूम है तो उसके अंदर मैक्सिमम इतना पानी आ सकता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि each of which when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter। तो हम यहाँ पर कहेंगे let we have dropped x हो गया n हो, we have dropped n number of lead shots into the conical vessel, into the conical vessel। बेटा 1 मिनट वेट करिए जरा। Let we have dropped n number of lead shots into the conical vessel। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ sphere n lead shots is equal to volume of water flown out। जितने लेड शॉट्स उसमें डालेंगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालो। अब इसका जो 1/4 वॉल्यूम होगा, इसका जो 1/4 डिवाइड कर दो इसका। इसका जो 1/4 वॉल्यूम होगा वो उसके इक्वल टू लेड शॉट का वॉल्यूम के नंबर कितने लेड शॉट डालेंगे। क्या सपोज 2 लेड शॉट डालें, ठीक है, तो 1/4 पानी होगा तो उसके इक्वल दो लेड शॉट के वॉल्यूम के इक्वल 1/4 पानी। समझ गया? ठीक है, पब्लिक हो गया ये बता। 1/4 मतलब रुपये में से करें
देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स कितना हो जाएगा, एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो नाउ। ये जो इतना है ना, इतना ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर का कौन है, इसका 1/4 बाहर निकल गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 200 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू डाली नहीं थी। जब भी कभी ऐसा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें पाई की वैल्यू डालना हो तो कट जाती है। पाई से पाई कैंसिल, समझ गए? नहीं समझे? भी देखिए 200 पाई अपॉन 3 ये क्या था, कौन उसका 1/4 ही तो बाहर निकला है, तो 1/4 क्या हो गया, उसका 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, और ये वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स के बराबर होगा। लेड शॉट है स्फेरिकल लेड शॉट, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो तो एक स्फीयर का हुआ ना, तो n स्फीयर्स का कितना हो गया, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, डिनोमिनेटर में इधर भी 3, डिनोमिनेटर में इधर भी 3 कैंसिल हो। 450 से 200। उसके बाद देखिए ये हो गया n इंटू 4 और कितना उसका स्फेरिकल लेड शॉट कितना दिया था उसका रेडियस 0.5 0.5, तो ये हो गया 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू ये हो गया 4 5 सा यानी कि 50 हो गया इधर, ठीक है। n इज इक्वल टू सॉरी हाँ ठीक है, n इज इक्वल टू इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ 50 अपॉन 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 1 2 3 पॉइंट्स हटाए और तीनों पॉइंट्स के बाद में एक एक डिजिट है तो टोटल 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। 5 10 50 और आगे 3 जीरो, 1 2 3, 5 2 10 और आगे 3 जीरो, 1 2 3, 5 4 20 और आगे 2 जीरो, 1 2 और 5 440 से 400। 400 हाँ 400 से नहीं समझे, कर लेना अपने आप। n इज इक्वल टू क्या हो गया 100 लेड शॉट्स, डिवाइड करके देख लेना ये वैल्यू आएगी। सभी को आ गया समझ में, बताइए समझ गए कोई, ऑनलाइन वाले बताएं। Yes, sir.